FIA ने अपने जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको अदालत में पेश होने से मना कर दिया था। अब वही FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग रही थी। तो अब आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को, FIA के किरदार की? चौंधी चौंधी सी खबर है जिसे कहते हैं पंजाबी में, चौंधा चौंधा मामला, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का गीला तीतर भी मार्केट में आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस हुकूमत के बड़े करीब समझे जाते हैं। मुश्किल में घिरी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल में घिरी। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और मैं आप देख रहे हैं टेंशन भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि FIA ने जो है गिरफ्तारी मांग लिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ शहबाज शरीफ और उनके बेटे पर। तो यही जो है इसी पर चर्चा चल रहा है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और ये केस जो FIA का है 16 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है, असल में ये केस बड़ा सिंपल है पब्लिक के समझने के लिए। इसको पहले मैं अगर केस को समझा दूं तो फिर बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2010 उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस बना। हुआ ये कि एक इलीगल पैसे से मार्केट के अंदर से फ्लाइंग चेक्स जो हैं वो ख़रीदे गए इन बिलियंस। ख़रीद कर इनके अपने जो नौकर थे, जो 14 हैं, 14 इन नंबर, उनके डिफरेंट 26 अकाउंट्स से उसके अंदर इस 16 बिलियन को डाला गया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका होता है कि पहले आप चीज़ को लेयर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको वहाँ से उठाते हैं। तो उन चेक्स को ख़रीद कर इनके अकाउंट्स में डाला गया और वहाँ से हमजा शरीफ, शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र होता रहा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा क्लासिकल किस्म का केस है जो 16 अरब रुपए का है लाहौर के अंदर। इसमें जो आपने बात की कि जो प्रोसिक्यूटर्स थे उसके पहले जो सिकंदर जुल्करनैन साहब थे और इनके जो डायरेक्टर थे रिजवान साहब और फिर इनके IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो अली मर्दान थे, ये वो बेसिक टीम थी जिसने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये कोर्ट में लेके गए। होता ये है कि जो टीम इन्वेस्टिगेट करती है वो इसको प्रोसिक्यूट भी करती है, बिकॉज वो केस को बेहतर जानती होती है। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत थी तो ये केस उसी तरह से चलता रहा। लेकिन जो ही हमारी हुकूमत गई तो डॉक्टर रिजवान का, जैसे आपको मालूम है, उनको हार्ट अटैक हो गया। ही वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस केस। अली मर्दान जो था उसको उन्होंने पोस्ट कर दिया कराची। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो केस को परसू कर रहे थे उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया, अपनी मर्ज़ी का स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। अभी आप ये समझ लें कि ये आपस की मिला जुली भगत है। एक तरफ डिफेंस लॉयर है, एक तरफ प्रोसिक्यूटर है। प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट के इंटरेस्ट को उसे लुक आफ्टर करना होता है, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो भी एज ए डिफेंस लॉयर को जो है ना किरदार अदा कर रहा है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि इन दोनों ने मिल के कहा है कि जी ये जो चालान है इसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। तो वो चालान जो है वो वापस कर दिया गया। अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और उन्हें ऐसे विटनेसेस ऐसे बुलाने शुरू कर दिए हैं ताकि हम ये साबित करें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है बल्कि ये शुगर की बिजनेस का पैसा है। और ऐसे विटनेसेस ला रहे हैं जो कि आखिर गवाही देंगे ताकि ये केस जो है वो कंप्लीट ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। हालांकि होता ये है कि प्रोसिक्यूटर की अपनी मर्ज़ी होती है प्रोसिक्यूशन की, वो किन विटनेसेस को लाना चाहता है, किस तरह से अपने केस को प्रूव करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोसिक्यूटर जो है फारूक बाजवा साहब और डिफेंस लॉयर दोनों का एका है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के सामने केस को ले जाना चाहते हैं ताकि इस केस में से दोनों बाप और बेटे को निकाला जा सके। ठीक है। अच्छा, ब्रिगेड साहब की बात मुकम्मल होगी शायद, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्द जुर्म है ना, इसके हवाले से बहुत सवाल उठ रहा है कि अभी तक हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है, तो इसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या बनी है? देखिए, फर्द जुर्म जो है ना वो आयद इसलिए नहीं हो रही कि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं जज जो है वो डिफेंस लॉयर्स के जो है आर्गूमेंट सुन रहा है। डिफेंस लॉयर एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। उसके बाद डिफेंस लॉयर उम्रा करने चले गए, फिर बीच में एक्यूज जो है वो उन्होंने बहाने बना लिए जी कि हमने असम्बली के सेशन अटेंड करने हैं, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाना है, हमें एग्जाम कर दें। तो ये सारे हीले बहाने से 5 महीने से जो है ना, हालांकि अगर मैं जज हूँ, बीइंग जज, हमें डिफेंस लॉयर को कहना चाहिए कि जी आप अपने दलाइल जो हैं वो फ़लाँ तारीख को मुकम्मल करें,
ताकि मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँ, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करना बेसिकली कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। इस्तगासा का काम होता है कि जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना चालान पेश करना। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नैब की मैं बात करना चाहूँगी। नैब कानून में जो की गई सबसे एक वाज़ेह तब्दीली कह लें, उसके मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को उसकी दौलत के साथ किसी भी ज़रिए से फ़रार होने की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि सबूत का जो बोझ है मामले की रिपोर्ट करने वाले पर डाल दिया गया है। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि कैसे होगा एहतसाब करप्ट अशराफिया का? नैब की जो लॉ के अंदर जो इन अमेंडमेंट्स की हैं वो प्रेसिडेंट के पास गई था, लॉ बनकर गया था और प्रेसिडेंट ने उसको बहुत सारे रिमार्क्स के साथ उसको वापस कर दिया है। और प्रेसिडेंट ने जो चीज़ पॉइंट आउट की है, अगर उसको आप देखें तो वो बड़ी पर्टिनेंट है। प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ये कानून जो है 21वीं सदी के लिए बना था और उसमें उन्होंने इलिसिट वेल्थ जो है स्विट्ज़रलैंड का ऑर्डर और अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर यूके का दोनों कोट किए थे। और उन्होंने कहा था कि आपने इस लॉ को जिस तरह से तोड़ा मोड़ा है, इसको 1898 की जो CRPC है उसके बराबर कर दिया है, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाइट कॉलर क्राइम्स को डील करता है और आपने इसका जो है हुलिया बिगाड़ कर इसको तकरीबन 19वीं सदी का लॉ बना दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें बेसिक जो सेक्शन है, सेक्शन 14 जो थी, वह भी आप देखें तो यूके और स्विट्ज़रलैंड ने अपने कानून में शामिल की है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत नवाज शरीफ को पनिशमेंट हुई थी। उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दिखानी थी कि आपने जो 16 और 16A और 17A जो 4 फ्लैट्स हैं पार्क लेन के, उन्होंने बताना था कि मनी ट्रेल जो है वो कैसे पैसा आपने वहाँ तक ले गए और आपने उसको ख़रीदा। तो वो सेक्शन 14 उस जुर्म को सपोर्ट कर रही थी। अभी इन्होंने जब सेक्शन 14 को पूरा उड़ा दिया है, जब वो पूरी उड़ गई है, तो अभी साबित इस्तगासा ने करना होगा कि वो जो फ्लैट्स हैं वो कब ख़रीदे गए, किस पैसे से ख़रीदे गए, किस पैसे से ख़रीदे गए, पैसा कहाँ से गया। तो ये तो वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। कोई भी चोर चोरी करके उसके बाद रसीद तो देता नहीं है। तो ये इन्होंने अपने एक्चुअली केसेस को उड़ाने के लिए NAO के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। इस तरह 21 सेक्शन की G सेक्शन को उड़ा दिया है। उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी एविडेंस बाहर से आएगी, किसी हुकूमत से आएगी, तो वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनेगी, एविडेंस बनेगी। इसके तहत अगर आपको याद हो तो मरियम की एविडेंस आई थी यूके से। जब ये सेक्शन उड़ी है तो मरियम का केस भी ख़त्म हो गया, तो नवाज शरीफ का केस भी ख़त्म है, मरियम का ख़त्म है। इसी तरह आप देखें कि साद रफ़ीक का केस है, उनके कोई 76-77 बंदे जिनको इन्होंने चीट किया है एक सोसाइटी के अंदर, उन्होंने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की जो लिमिट है वो उठा के 100 कर दी है। तो वो ऑटोमेटिकली 76 का जो नंबर है उसकी वजह से साद रफ़ीक का केस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मनी ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन दे दी गई है वो ये है कि अगर आपने मनी ट्रांजैक्शन की है और उससे अगर एसेट्स नहीं बनाए हैं तो वो एसेट्स शामिल, वो बैंक जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो पैसा है वो एज अ एसेट्स जो है शुमार ही नहीं होगा। तो नवाज शरीफ का जो TT का केस और करेक्शन शहबाज शरीफ का जो TT का केस है और मनी ट्रांजैक्शन के जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से जो 6 किस्म के मुख्तलिफ केसेस नैब कर सकती थी, नैब के पैर इन्होंने इस तरह से कुतरे हैं कि नैब इसमें से टोटल 1 केस कर सकती है, वो भी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के कोई धोखाधड़ी का केस हो, लेकिन उसमें भी अगर बंदे 100 से ऊपर हो। बाकी जितने केसेस हैं वो नैब के तकरीबन एम्बट से बाहर निकल गए हैं। अदालतों के अंदर जितने भी केसेस हैं 100% उस मुतासर होंगे। और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1200 अरब के केस हैं इस वक्त नैब के कोर्ट के अंदर, वो 80% केस ख़त्म होके या नैब में वापस चले जाएंगे या डिफरेंट अदारों में चले जाएंगे। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो जैसा करते हैं ना कि यू कैन नॉट